हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक जीएस एकेडमी में। दोस्तों, हम लोग भारत के राष्ट्रपति के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके बारे में कुछ हम लोग जानकारी ले चुके थे दोस्तों। इसका क्या मैंने ट्रिक बताया दोस्तों, पकानी कोका द्वयोदशम, कितने से कितने अनुच्छेद तक इसकी चर्चा है दोस्तों, अनुच्छेद 52 से लेकर के 62 तक। ठीक है, ट्रिक क्या है दोस्तों, पकानी कोका द्वयोदशम, ये आप हमेशा याद रखिए। इसमें क्या हो गया दोस्तों, प से राष्ट्रपति का पद, का से कार्यपालिका का प्रधान होता है, नी से निर्वाचन होता है, को से कोटा होता है, का से कार्यकाल होता है, दू से दोबारा निर्वाचन, यो से योग्यता, द से दशा, स से शपथ, उसके बाद म से महाभियोग और प से पद रिक्त के बारे में चर्चा है। तो यहाँ तक मैंने दोस्तों निर्वाचन के बारे में बता दिया था कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। इसको एकल संक्रमण अनुपातिक पद्धति द्वारा होता है दोस्तों। इसमें विधानमंडल, लोकसभा और राज्यसभा भाग लेते हैं दोस्तों। विधान परिषद भाग नहीं लेते हैं, विधानसभा भाग लेते हैं, उसके सारे मेंबर्स लेते हैं। और तीन केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा के सदस्यों को इसमें भाग दिया जाता है दोस्तों राष्ट्रपति चुनने के लिए। कौन कौन से वो थे दोस्तों, एक दिल्ली था, पुदुचेरी था और जम्मू एंड कश्मीर था। अब आइए दोस्तों जानते हैं ये कोटा के बारे में। कोटा के बारे में जानने से पहले जानते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति को चुनाव लड़ने से पहले, चुनाव से पहले क्या एक कुछ राशि जमा करनी होती है दोस्तों उन लोग को आरबीआई के पास। ठीक है, आरबीआई के पास, उसको जमानत की राशि बोलते हैं कि इतना पैसा पहले आप जमा कीजिए तभी आप उस चुनाव में लड़ सकते हैं। तो उसको क्या बोला जाता है दोस्तों, जमानत की राशि। और ये जमानत की राशि कितनी होती है दोस्तों, 15,000 रुपया। ठीक है, कोई भी अगर राष्ट्रपति चुनाव में खड़ा हो रहा है दोस्तों, तो उसको कितना राशि जमा करना होता है राष्ट्रपति के पास, 15,000 रुपया राष्ट्रपति के पास जमा करना होता है सिक्योरिटी मनी के तौर पर, कि आप अगर लड़ने जा रहे हैं तो आपको ये रुपये जमा करना ही पड़ेगा। सब इलेक्शन में वो होता है दोस्तों कि आपको जमानत की राशि जमा करनी होती है। चाहे आप मुखिया का चुनाव लड़िए, वार्ड का चुनाव लड़िए, एमएलए का लड़िए, एमपी का लड़िए, या फिर राष्ट्रपति का लड़िए, उपराष्ट्रपति का लड़िए, सब में वे जमानत की राशि जमा करनी होती है आपको ये चुनाव लड़ने के लिए। ठीक है, तो ये दोस्तों राष्ट्रपति का उम्मीदवार किसके पास जमा करता है, आरबीआई के पास जमा करता है। ठीक है, आरबीआई के पास जमा करता है 15,000 रुपये। देखिए, जितने भी वोट हैं दोस्तों, जितने भी वोट मत पड़ते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, तो उसका 1/1/6 वोट लाना पड़ता है दोस्तों। मान लीजिए कि अगर किसी चुनाव में टोटल 60 वोट हैं, ठीक है, 60 वोट हैं टोटल, तो इसका कम से कम कितना वोट लाना पड़ेगा दोस्तों, 1/6 वोट लाना पड़ेगा, मतलब 10 वोट लाना पड़ेगा, ताकि क्या है दोस्तों, आपको ये जमानत की राशि वापस लौटा दी जाएगी। अगर इससे कम वोट आ गया तो दोस्तों समझिए आप बहुत गए गुजरे आदमी हैं। ठीक है, जमानत जब्त होना इसी को कहते हैं दोस्तों, जमानत जब्त होना, मतलब कि ये राशि आपको फिर नहीं लौटाई जाएगी। तो आप बेकार में खड़े हुए हैं अगर देखा जाए उस हिसाब से, तो ठीक है कि ये अगर इतना 60 में से 10 भी वोट नहीं ला पाते हैं तो आपका कोई वैल्यू नहीं है मार्केट में। उसके बाद ये जमानत की राशि आपको समझ में आ गया हो दोस्तों, राष्ट्रपति की जमानत की राशि कितनी होती है, 15,000 रुपये। किसके पास जमा कर रहती है, आरबीआई के पास। और कितना वोट लाना रहता है ताकि उसकी जमानत बची रहे दोस्तों, 1/6 वोट, मतलब जितना भी वोट डलाता है उसका 1/6 हिस्सा, कुल वोटों का 1/6 हिस्सा उसको वोट लाना पड़ता है। तो वो हो गया दोस्तों जमानत की राशि। ठीक है, उसके बाद एक है दोस्तों कोटा। ये कोटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कोटा। ठीक है, राष्ट्रपति के लिए कुछ ऐसी क्राइटेरिया, वोट का एक ऐसा अंक निर्धारित किया गया है दोस्तों कि अगर वो कोटा से कम अगर आपका वोट आ गया तो फिर वहाँ पे चुनाव रद्द हो जाएगा। उसमें अगर कोटा से कम वोट किसी को आ जाता है तो वहाँ पे चुनाव रद्द हो जाता है। ठीक है, और ये कोटा कितने होते हैं दोस्तों, देखिए जितने भी कुल वोट हैं और कुल प्रत्याशी प्लस में 1, और यहाँ पे फिर ऊपर में प्लस में 1, ये होता है कोटा के गिनती करने का तरीका। कोटा को गिनती करने का तरीका, मान लीजिए कि अब एक ही राष्ट्रपति के चुनाव में 2 से ज़्यादा उम्मीदवार खड़े हुए, 4 उम्मीदवार खड़े हो गए मान के चलिए, है ना, 4, 5, 6 उम्मीदवार खड़े हो गए। मान लीजिए ABCDEFGH इतने उम्मीदवार खड़े हो गए दोस्तों, HIJ इतने खड़े हो गए। ठीक है, अब देखिए 10 का उम्मीदवार खड़े हो गए, 9 उम्मीदवार खड़े हो गए। मान के चलिए इसको 5 वोट मिला, इसको 6 वोट मिला, इसको 4 वोट मिला, इसको 3 वोट मिला, इसको 7 वोट मिला, इसको 5 वोट मिला, इसको 2 वोट मिला, इसको 1 वोट मिला, इसको 4 मिला, इसको 5 मिला, इस तरह करके वोट मिला। मान लीजिए टोटल 60 उम्मीदवार, 60 वोट हैं। ठीक है, 60 उम्मीदवार खड़े हैं। ठीक है, मतलब कुल वोट कितने हैं, कुल वोटों की संख्या 7 है। ठीक है, लेकिन अगर इसको कोटा चाहिए दोस्तों तो कितना वोट लाना पड़ेगा, कोटा के लिए कितना वोट लाना पड़ेगा। देखिए कुल वोट कितना है, 60, कुल उम्मीदवार कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 उम्मीदवार हैं। ठीक है,
तो 9 + 1 और यहाँ प्लस में 1, तो 9 और 1 कितना हो गया 10, 60/10 + 1, मतलब 60 वोट कम से कम लाना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है, 60 वोट कम से कम लाना पड़ेगा, तभी वो उम्मीदवार क्या हो सकता है दोस्तों, जीत सकता है, वो जीत सकता है, ठीक है। लेकिन देखिए अगर कोटा में उसको कोटा चाहिए तो कितना दोस्तों, कोटा के लिए उसको 10 वोट चाहिए, तो यहाँ पे एक कॉन्ट्राडिक्ट पैदा हो जाता है दोस्तों कि अगर किसी उम्मीदवार को ज़्यादा उम्मीदवार खड़े हो जाने से अगर जमानत इतना वोट भी नहीं आता है, लेकिन अगर कोटा से ऊपर वोट आता है दोस्तों, तो वो क्या हो जाएगा, वो प्रत्याशी जीत जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो कौन सा प्रत्याशी जीतेगा दोस्तों, जिसके पास 7, ये ई जीत जाएगा क्योंकि ये कोटा का क्राइटेरिया पूरा कर रहा है, बाद बाकी ये हार जाएगा, ये सब जितने भी है सब हार जाएंगे, लेकिन ये 7 वाला जो ई है वो जीत जाएगा। लेकिन क्या ये कोटा इतना वोट, कोटा कितना होना चाहिए दोस्तों, कम से कम 7 वोट होना चाहिए, और ये 7 वोट ला रहा है, लेकिन जमानत जब्त हो जाएगी, क्या इसकी जमानत राशि लौटाई जाएगी, नहीं लौटाई जाएगी। मतलब यहाँ पे एक चीज आप समझ सकते हैं कि जमानत जब्त होने की स्थिति में भी कोई प्रत्याशी जीत सकता है, बशर्ते उसको कोटा इतना वोट लाना पड़ेगा। किसी उम्मीदवार में वोट, किसी चुनाव में वोट कम है दोस्तों और उम्मीदवार ज़्यादा से ज़्यादा खड़े होंगे तो उसमें क्या होगा, वोट तो इधर उधर बट ही जाएगा ना। इसीलिए ये कोटा को निर्धारित कर दिया गया है कि इतना वोट आपको लाना ही पड़ेगा, तभी आप वो चुनाव जीत सकते हैं, भले ही आपकी जमानत जब्त क्यों ना हो जाए, ठीक है, जमानत की राशि जब्त क्यों ना हो जाए, फिर भी आप वो चुनाव जीत सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर 7 से किसी का कम वोट आ गया दोस्तों, कोटा से किसी का कम वोट आ गया, तो उस स्थिति में चुनाव को रद्द कर दिया जाएगा। उस स्थिति में क्या होगा दोस्तों, राष्ट्रपति का चुनाव रद्द हो जाएगा और फिर से दोबारा चुनाव होगा। लेकिन अगर कोटा इतना वोट लेते आता है, लेकिन वो जमानत से कम वोट है दोस्तों, फिर भी वो चुनाव जीत जाएगा, उस स्थिति में भी वो चुनाव जीत जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। राष्ट्रपति की जमानत राशि देखते हैं ना, कभी कभी बोलता है एमएलए का इसका जमानतें जब्त हो गया, मतलब क्या है कि जितना क्राइटेरिया उसको पूर्ण करने का रहता है, 1/6 जो वोट लाने का रहता है वो भी नहीं ले आ पाता है। उससे क्या होता है, राष्ट्रपति आरबीआई बोलता है कि तुम अपना पैसा यहीं रहने दो, तुम्हारा कोई औकात नहीं है। लेकिन उस स्थिति में भी जीत सकता है दोस्तों कि औकात रहे या ना रहे उससे मतलब नहीं है। लेकिन अगर ज़्यादा उम्मीदवार खड़े हो गए और कोटा इतना वोट लेते आया, तो जमानत जब्त हो या कुछ भी हो, उम्मीदवार जीत जाएगा। तो आपको ये आसानी से समझ में आ गया होगा दोस्तों। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है, कार्यकाल, ठीक है। अनुच्छेद 56 में किसकी चर्चा है दोस्तों, कार्यकाल, ठीक है, कार्यकाल की चर्चा। तो राष्ट्रपति के कार्यकाल कितने वर्ष का होता है दोस्तों, 5 वर्ष का होता है, ठीक है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, हर 5 साल में राष्ट्रपति का चुनाव होता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। अगर इस स्थिति में मान के चलिए दोस्तों कि 3 वर्ष, कोई राष्ट्रपति 3 वर्ष अपना कार्यकाल पूरा किया, उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई, तो जो दूसरा राष्ट्रपति आएगा वो कितने साल के लिए आएगा, बता सकते हैं आप लोग, वो टोटल 5 वर्ष के लिए आएगा दोस्तों। ऐसा नहीं कि वो 2 वर्ष के लिए आएगा कि 2 वर्ष के चुनाव लड़ेगा, फिर चुनाव लड़ के जीत के फिर 5 वर्ष के लिए आएगा। राष्ट्रपति बहुत गरिमा वाला पद है दोस्तों, ये सर्वोच्च पद है, भारत का सर्वोच्च पद है राष्ट्रपति। तो ये ऐसा नहीं है कि 2 वर्ष के लिए चुनाव लड़ेगा, फिर 2 वर्ष के लिए रहेगा, उसके बाद फिर चुनाव लड़ा जाएगा, वैसा कुछ नहीं है। कोई भी राष्ट्रपति बनता है तो वो अपना पूरा 5 साल के लिए बनता है। भले ही अगर मान के चलिए कोई राष्ट्रपति आया, 4 साल पूर्ण किया अपना कार्यक्रम, ठीक है, 4 वर्ष पूर्ण किया, उसके बाद 4 साल के बाद भी उसकी मृत्यु होती है ना, तो जो नया राष्ट्रपति बनेगा वो टोटल 5 वर्ष के लिए बनेगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन कोई देखते हैं विधायक वगैरह मर जाता है दोस्तों, उसकी सीट खाली होती है, तो जितने वर्ष के लिए बचा रहता है उतने ही के लिए वो बनता है। जैसे मान के चलिए कोई विधायक है, विधायक का भी 5 साल कार्यकाल रहता है, टेन्योर 5 साल उसका रहता है, लेकिन वो मान लीजिए 3 साल में मर गया, तो नया विधायक जो आएगा दोस्तों वो सिर्फ 2 ही साल के लिए बनेगा। उसके बाद फिर से जब चुनाव होगा तो फिर से उसको चुनाव लड़ना पड़ेगा। अगर कोई एमपी है दोस्तों, सांसद है, तो उसमें भी अगर कोई सांसद बीच में उसकी मृत्यु हो जाती है, तो जो बचा हुआ सांसद चुन के आएगा वो बचे हुए दिन के लिए चुन के आएगा, जितना दिन उस सांसद का बचा था उसके लिए, ठीक है। लेकिन राष्ट्रपति का कंडीशन में ऐसा नहीं है दोस्तों। नया राष्ट्रपति बन के आएगा तो समझिए वो पूरा का पूरा अपने कार्यकाल के लिए आएगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कार्यकाल। उसके बाद देखिए दोस्तों 7वां में क्या है, दोबारा निर्वाचन की प्रक्रिया, ठीक है। एक राष्ट्रपति दोबारा निर्वाचन हो भी सकता है दोस्तों, एक राष्ट्रपति 1 से 2 बार भी निर्वाचित होकर दोबारा राष्ट्रपति बन सकता है। अभी तक ऐसा कौन सा राष्ट्रपति है दोस्तों जो 2 बार निर्वाचित हुआ है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही एक ऐसे राष्ट्रपति हैं जो 2 बार निर्वाचित हो गए हैं, 2 बार। उसके अलावा और अभी तक कोई दोबारा नहीं हुआ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे पहले राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यही अभी तक से दोबारा निर्वाचित होकर के आए हैं, ठीक है।
उसके बाद है दोस्तों योग्यता। 58 में, अनुच्छेद 58 में क्या है दोस्तों? योग्यता। ठीक है, 58 में क्या है? योग्यता। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, योग्यता वाला। ठीक है, राष्ट्रपति की योग्यता क्या क्या होनी चाहिए? 58। ठीक है, आर्टिकल 58, अनुच्छेद 58, योग्यता। देखिए दोस्तों, सबसे पहले ये भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 साल उम्र होनी चाहिए। देखिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए, पहला क्राइटेरिया। ठीक है, भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक। उसके बाद 35 वर्ष उम्र, 35 वर्ष उम्र होनी चाहिए, उम्र। उसके बाद लोकसभा या तो फिर राज्यसभा का सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए, बनने के योग्य। ठीक है, लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सभा का दोस्तों सदस्य बनने का योग्य होना चाहिए। उसके बाद देखिए ये चौथा पॉइंट जो है दोस्तों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 50 प्रस्तावक तथा 50 अनुमोदक। ठीक है, अनुमोदक। 50 प्रस्तावक तथा 50 अनुमोदक होना चाहिए। और ये 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक कौन हो सकते हैं दोस्तों? ये MP ही होंगे। ठीक है, सांसद होंगे, सांसद। उसको चुनाव लड़ने से पहले ही 50 सांसद का साइन होना चाहिए कि हाँ ये 50 सांसद हमको समर्थन कर रहे हैं, और 50 सांसद लिखित रूप से वो उनको एक पत्र भी देना चाहिए कि हाँ इसको हम सपोर्ट कर रहे हैं राष्ट्रपति चुनाव के लिए। देखिए भारत में कोई भी दोस्तों राष्ट्रपति पद के चुनाव में खड़ा हो सकता है, आम आदमी हो सकता है, कोई रिक्शा वाला, वैन वाला, कोई भी खड़ा हो सकता है, आम नागरिक भी राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा हो सकता है। लेकिन क्या उसको ये 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक मिलेंगे? क्योंकि देखिए भारत का नागरिक तो सब है, 35 वर्ष से जो एक्स्ट्रा होगा, 35 वर्ष से ज़्यादा अधिक उम्र का होगा, वो भी तो बोलेगा हम भी भारत का राष्ट्रपति बन जाएंगे। लेकिन वो कहाँ छंट जाएगा दोस्तों? 50 मतलब 100 सांसदों का उसके पास समर्थन पत्र होना चाहिए, तभी वो खड़ा हो सकता है। 100 सांसदों का समर्थन होगा तभी, मतलब 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होना चाहिए। तो ये थी दोस्तों उसकी योग्यता। ये योग्यता होनी चाहिए। सबसे पहले भारत का नागरिक हो, 35 साल या उम्र हो, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य बनने के योग्य हो। दोस्तों कौन बन सकता है? जिसके पास कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए दोस्तों, कोई आपराधिक मामला नहीं होना चाहिए, ये सब जितने भी हैं उस दिशा में बन सकते हैं। उसके बाद 50 प्रस्तावक तथा 50 अनुमोदक, मतलब जो सांसद हैं 100 सांसदों का मोटा मोटी एक समझ लीजिए कि 100 सांसदों का समर्थन होना चाहिए उसके पास। नहीं तो कोई भी आदमी जाके खड़ा हो जाएगा हम भी राष्ट्रपति बनेंगे, हम भी राष्ट्रपति बनेंगे, लेकिन ये समर्थन भी तो चाहिए MPs का। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों दशा। ठीक है, अनुच्छेद 59 में क्या चीज़ की चर्चा है दोस्तों? दशा या फिर शर्त। कौन कौन सा शर्त होनी चाहिए? तो सबसे पहले उसका मेंटल स्थिति सही होना चाहिए दोस्तों, वो पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। ठीक है, पागल बैंक से लोन लेके ऐसा नहीं है कि हम बैंक को चुका ही नहीं पाएंगे, या तो फिर पागल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला क्या होना चाहिए दोस्तों? पागल और दिवालिया। ठीक है, मतलब कर्जदार नहीं होना चाहिए, पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, पागल और दिवालिया नहीं होना चाहिए। दूसरा में क्या हो सकता है दोस्तों? किसी लाभ के पद पर ना होना चाहिए, किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, मतलब सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, जो भी जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, चाहे वो छोटा सा चपरासी से लेकर के IAS ऑफिसर क्यों ना हो दोस्तों, अगर उसको राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है तो उसको सबसे पहले त्यागपत्र देना पड़ेगा अपना नौकरी से। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। लाभ के पद पर, वही वाला लाभ का पद पर है। ठीक है, सरकारी नौकरी नहीं होना चाहिए दोस्तों। क्या राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री ये सब क्या लाभ का पद है? वो सब लाभ का पद नहीं है दोस्तों, वो सब जनता के सेवक हैं। ठीक है, लाभ का पद कौन हो गया दोस्तों? सरकारी नौकरी जितने भी हैं वो सब लाभ का पद है। और तीसरा कंडीशन क्या है दोस्तों? किसी भी सदन का वो सदस्य नहीं होना चाहिए, ना वो लोकसभा का सदस्य होना चाहिए और ना ही वो राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए, ना ही विधानमंडल का सदस्य होना चाहिए और ना ही विधान परिषद का सदस्य होना चाहिए। किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए दोस्तों, किसी भी सदन का सदस्य। ठीक है, क्या होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। काट कूट का मतलब समझ लीजिए नहीं होना चाहिए। ठीक है, ना वो लोकसभा है, ना वो राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए और ना विधानसभा का और ना ही विधान परिषद का। अगर वो किसी भी सदन का सदस्य है दोस्तों तो उसको वहाँ पे क्या देना पड़ेगा? रिजाइन देना पड़ेगा, त्यागपत्र देना पड़ेगा। तो यह आपको समझ में आ गया होगा योग्यता, उसकी दशा और उसकी
क्या क्या कंडीशनें हैं, ठीक है। उसके बाद इसके बाद क्या चीज़ की चर्चा है दोस्तों, 60 में अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ की चर्चा है। राष्ट्रपति की शपथ, तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है दोस्तों, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाता है दोस्तों। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य न्यायाधीश इसको शपथ दिलाता है, ठीक है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है दोस्तों, भारत का मुख्य, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, इसको शपथ दिलाता है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में टोटल जजों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, 30 जज होते हैं प्लस में एक मुख्य न्यायाधीश, टोटल 31 जज होते हैं। सुप्रीम कोर्ट में टोटल कितने जज होते हैं, 31 जज होते हैं, 31 जज होते हैं दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट में टोटल 31 जज होते हैं, ठीक है। देखिए, और इसको शपथ कौन दिलाता है, जो चीफ जस्टिस होता है दोस्तों, मुख्य न्यायाधीश होता है, वो शपथ दिलाता है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। अगर मुख्य न्यायाधीश उपस्थित ना हो तो दोस्तों ये 30 में से कोई एक राष्ट्रपति को शपथ दिला सकता है, ठीक है। लेकिन अगर पूछा जाए कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो मुख्य न्यायाधीश। अगर मुख्य न्यायाधीश उस स्थिति में स्थित नहीं है, उपस्थित नहीं है, तो फिर अन्य 30 जज में से कोई एक उनको शपथ दिलाएगा। अनुच्छेद 31 में किसकी चर्चा है दोस्तों, महाभियोग की चर्चा है, ठीक है। राष्ट्रपति को अगर हटाना है दोस्तों तो उस पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाती है। यह महाभियोग केवल राष्ट्रपति के लिए ही इस्तेमाल होता है दोस्तों। महाभियोग का जो शब्द है वो केवल राष्ट्रपति के लिए ही इस्तेमाल होता है। महाभियोग का शब्द किसके लिए होता है, केवल राष्ट्रपति के लिए। और जितने भी मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, कोई भी IAS अफसर को, IPS को, जिसको भी हटाना है तो उसको महाभियोग जैसी प्रक्रिया द्वारा हटा सकते हैं, लेकिन महाभियोग शब्द प्रयोग नहीं होता है। महाभियोग शब्द किसके लिए प्रयोग होता है, केवल राष्ट्रपति के लिए, ठीक है। महाभियोग को इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों इम्पीचमेंट, ठीक है। महाभियोग को क्या कहते हैं, इम्पीचमेंट। अब आइए दोस्तों ये इम्पीचमेंट को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं कि ये कैसे लगाते हैं, कौन इसको लगाता है महाभियोग, इस पर राष्ट्रपति पर कौन लगा सकता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, महाभियोग राष्ट्रपति पर कौन लगा सकता है दोस्तों, संसद लगा सकती है, ठीक है। संसद में 2 हाउस होते हैं दोस्तों, एक होते हैं लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। लोकसभा में कितने मेंबर होते हैं, टोटल 545, और राज्यसभा में कितने मेंबर होते हैं दोस्तों, 245। इसमें से 545 में से दो को कौन मनोनीत करता है दोस्तों, मनोनीत, ठीक है, मनोनीत ये राष्ट्रपति करता है। और ये 245 में से 12 को राष्ट्रपति मनोनीत करता है दोस्तों, ठीक है। राष्ट्रपति मतलब चुन के भेज देता है कि आप 12 मेंबर को, इसमें चुनाव होता है, केवल निर्वाचन कितने सदस्यों का होता है, 233 का, ठीक है। 233 का निर्वाचन होता है, इसमें मतलब चुनाव होता है इस सब का। और इसमें से 543 का निर्वाचन होता है, ठीक है, निर्वाचन होता है। लेकिन इसमें से 2 को कौन चुन करके भेज देता है, राष्ट्रपति अपना मर्जी से चुन करके भेज देता है, ठीक है। और इसमें चुनाव कितने का होता है, 233 का। और 12 को राज्यसभा में भेज देता है कौन, राज्यसभा, ठीक है। राज्यसभा में राष्ट्रपति चुनाव करके भेज देता है। तो देखिए, राष्ट्रपति पर जो ये महाभियोग लगता है दोस्तों, तो किसी भी सदन से हो सकता है, लोकसभा से भी होता है, राज्यसभा से भी हो सकता है, ठीक है। विधानमंडल का कोई भी हिस्सा इसमें भाग नहीं लेगा दोस्तों, विधानमंडल का कोई भी सदन भाग नहीं लेगा। विधानमंडल में भी 2 सदन होते हैं, आपको इससे पहले मैंने बता दिया है कौन कौन से, एक विधानसभा होती है दोस्तों और एक ही विधान परिषद होती है। तो ये दोनों सदन इसके महाभियोग में भाग नहीं लेती हैं। इसको राष्ट्रपति को अगर लतियाना है, भगाना है, अगर हटाना है तो कौन भाग लेती है, केवल संसद भाग लेती है। इसमें से लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं। इसमें से मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं दोस्तों। देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, लेकिन राष्ट्रपति को हटाने में मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। मतलब इसका कहने का मतलब क्या है, समझ सकते हैं आप, कि अगर हम आपको चुन करके लाएं, ठीक है, तो आप हमको लतिया के भगा सकते हैं, ठीक है, ये कहानी है। लेकिन विधानमंडल का कोई सदस्य भाग लेगा, नहीं लेगा दोस्तों, ठीक है। विधानमंडल का कोई भी सदस्य भाग नहीं लेगा, ना ही वो विधानसभा भाग लेगा और ना ही वो विधान परिषद भाग लेगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा, संसद के दोनों सदन भाग लेंगे, लोकसभा और राज्यसभा। देखिए, इस पर महाभियोग दोनों में से कहीं भी लग सकता है दोस्तों। लोकसभा भी महाभियोग लगाना प्रक्रिया चालू कर सकता है, या फिर राज्यसभा भी चालू कर सकता है। लोकसभा, राज्यसभा, किसी भी सदन से महाभियोग की प्रक्रिया लग सकती है। आपको समझ में आ रहा है ना दोस्तों, समझ में आ रहा है कि नहीं। कहाँ से हो सकती है, लोकसभा से भी हो सकती है, राज्यसभा से भी हो सकते हैं। लेकिन सबसे पहले जितने भी सांसद मतलब इसमें मौजूद हैं दोस्तों, इसका 1/3 1/4, ठीक है, 1/4 हिस्सा सबसे पहले क्या करेगा दोस्तों, इस पर महाभियोग लगाने के लिए उस सदन के
एक चौथाई सदस्यों का क्या होना चाहिए दोस्तों, मत होना चाहिए। मतलब कि ये राष्ट्रपति सही से काम नहीं कर रहा है, इसको हटाना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा उड़ रहा है, ठीक है, कुछ भी बात नहीं मान रहा है, कोई भी संसद का बात नहीं मान रहा है, प्रधानमंत्री का बात नहीं मान रहा है, उस पर महाभियोग लगा देना चाहिए। तो सबसे पहले एक पिटीशन फाइल करने के लिए कि हाँ इस राष्ट्रपति को हटा देना चाहिए, उसके लिए क्या करना चाहिए दोस्तों, 1/4 जितने भी, या तो इसकी कहाँ से होगी, या लोकसभा से भी होगी, राज्यसभा से भी होगी, जितने भी सदस्य उसका 1/4 संसद का क्या होना चाहिए। सबसे पहले फाइल करने के लिए 1/4 सदस्यों का सहमति होना चाहिए दोस्तों, कि 1/4 अगर सहमत है तभी उसका महाभियोग की प्रक्रिया चालू हो सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले 1/4 सदस्य क्या करेंगे, सहमति देंगे कि हाँ इस पर महाभियोग लगाया जाना चाहिए। और उसके बाद 1/4 पर तो वो प्रक्रिया है कि लगाने या जाना चाहिए, लेकिन ये लगेगा कब, जब उसी सदन का 2/3 हिस्सा, ठीक है, 2/3 क्या कर देगा दोस्तों, अपना मत दे देगा कि हाँ इस पर लगाए। सबसे पहले वहां पे पिटीशन फाइल करने के लिए 1/4 चाहिए, तो 2/3 बहुमत से ये क्या कर देगा, पारित कर देगा। उसके बाद इसको कहाँ भेज दिया जाएगा दोस्तों, राज्यसभा में भेज दिया जाएगा। ये उल्टा भी हो सकता है, यहाँ से चालू करके यहाँ भी भेज सकता है, लेकिन सबसे पहले 1/4 मनोनीत करेगा, उसके बाद 2/3 बहुमत से क्या करेगा दोस्तों, इसको बहुमत से पारित कर देगा इसको। उसके बाद इसको कहाँ भेज देगा, ये दोनों में से किसी राज्यसभा में भेज देगा। अगर मान लीजिए लोकसभा से चालू भी है तो राज्यसभा में भेज देगी, और राज्यसभा में भेजने से 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना दिया जाएगा कि आप पर महाभियोग की प्रक्रिया लगा दी गई है, आप इस विषय में कुछ कहना चाहते हैं, अपना सफाई पेश करना चाहते हैं। कितने दिन पहले दोस्तों सूचना मिलेगी, देखिए राष्ट्रपति को कितने दिन पहले सूचना मिलेगी, 14 दिन पहले, ठीक है। राष्ट्रपति को 14 दिन पहले सूचना दे दी जाएगी कि आप पर महाभियोग जैसी प्रक्रिया लगा दी गई है, आप अपना सफाई दे सकते हैं। तो ये राष्ट्रपति जाएगा दोस्तों और राज्यसभा में सफाई देगा कि ये जो भी इल्ज़ाम लगाया, मेरे पर झूठा इल्ज़ाम लगा दिया है, ये सब बेबुनियादी बातें हैं। अगर वो अपनी सफाई देने में सफल रहा दोस्तों तो ठीक है, नहीं तो अगर ये राज्यसभा भी 2/3 है ना, 2/3 मतलब 2/3 बहुमत से 2/3, ठीक है, 2/3 बहुमत से पारित कर देगा, बहुमत से पारित कर देगा कि हाँ इसको हटा ही दिया जाए, तो वो राष्ट्रपति को महाभियोग लग जाएगा, वो राष्ट्रपति हटा दिया जाएगा। उसके बाद 6 महीना के अंदर दूसरे राष्ट्रपति को चुन के ले आएगा। लेकिन अगर वो अपना बात रखने में सफल हो जाएगा दोस्तों कि नहीं ये सब गलत बात है, ये सब झूठ बात है, तो फिर वो बच जाएगा, ठीक है। तो ये महाभियोग वाली प्रक्रिया आपको समझ में आ गया होगा बहुत आसानी से, है ना। यह महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है दोस्तों, किसके संविधान से ली गई है, यूएसए के संविधान से ली गई है। यह महाभियोग जैसी प्रक्रिया किसके संविधान से ली गई है, यूएसए के संविधान से ली गई है, ठीक है। महाभियोग में कौन भाग लेंगे दोस्तों, संसद के दोनों सदन भाग लेंगे, लोकसभा राज्यसभा। ये निर्वाचित तथा मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेंगे दोस्तों। निर्वाचित किसको बोलते हैं, जो चुन करके भेजा जाता है। मनोनीत किसको बोलते हैं, जो राष्ट्रपति खुद अपना मर्जी से उसका चुनाव करके भेजता है, उसको बोलते हैं, ठीक है। अगर इस पर महाभियोग लगाना है तो सबसे पहले कितना चाहिए दोस्तों, जितने भी इसमें सदस्य हैं उसकी 1/4 होनी चाहिए फाइल करने के लिए। उसके बाद पारित करने के लिए 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए, फिर दूसरे सदन में भेजेगा। अगर ये भी 2/3 से पारित कर दिया तो राष्ट्रपति हट जाएगा। यह आपको समझ में आ गया होगा। विधानमंडल के कोई भी सदन भाग नहीं लेंगे, विधानसभा भी नहीं लेगा, विधान परिषद भी भाग नहीं लेगा, लेकिन इसके चुनाव में भाग लेगा दोस्तों। विधानसभा भाग लेगा, विधान परिषद भाग नहीं लेगा। अगर राष्ट्रपति को चुनना है तो उसमें भाग लेगा। अब लास्ट में है दोस्तों, राष्ट्रपति का पद कौन सी दशा में रिक्त हो सकता है, ठीक है, खाली कब हो सकता है, ठीक है। राष्ट्रपति का पद कौन दशा में खाली हो सकता है। 5 दशाएं ऐसी है दोस्तों जिसमें से ये राष्ट्रपति का पद खाली हो सकता है। पहला क्या है दोस्तों, अगर उसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। सबसे पहले अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई तो उसका पद रिक्त हो जाएगा। पद रिक्त की बात बोल रहे हैं दोस्तों, ये 62 में, ठीक है। ये अनुच्छेद 62 पद रिक्त कब हो सकती है, जब उसकी मृत्यु हो जाए। दूसरा है दोस्तों, उस पर अगर महाभियोग लग जाए तो महाभियोग द्वारा उसको हटा दिया जाए। एक चीज छूट गया दोस्तों, महाभियोग द्वारा अभी तक भारत में एक भी प्रधानमंत्री को महाभियोग द्वारा नहीं हटाया गया है, ठीक है। तीसरा में क्या हो जाए दोस्तों, अगर वो त्याग पत्र दे दे तो भी उसको हटा दिया जाएगा। चौथा में क्या है दोस्तों, अगर उसका कार्यकाल समाप्त हो गया, कार्यकाल, ठीक है, कार्यकाल अगर वो 5 साल रह गया उसके बाद भी तो उसका पद रिक्त हो जाएगा, फिर दूसरा चुनाव होगा। उसके बाद 5वां क्या है, अगर उसका निर्वाचन अवैध हुआ है तो निर्वाचन अवैध हुआ, ठीक है, अवैध रूप से अगर वो जीता है तो भी उसका पद रिक्त होगा दोस्तों। उसका पद क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। तो पद रिक्त 5 प्रकार से हो सकती है। अगर उसका मृत्यु हो जाए,
मर जाएगा तो फिर तो वो खाली ही होना है। महाभियोग लग जाए फिर भी खाली हो जाना है दोस्तों। त्याग पत्र दे दे फिर भी खाली हो जाना है। अवैध निर्वाचन हुआ है तब भी खाली हो जाना है। अगर कार्यकाल समाप्त हो गया है फिर भी खाली हो जाना है, कार्यकाल समाप्त। तो ये थी दोस्तों राष्ट्रपति की प्रमुख जानकारी। इसके बाद हम लोग इसकी प्रमुख शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। इतना दूर तक आपको समझ में आ गया होगा। राष्ट्रपति का पद कितना से कितना अनुच्छेद तक है दोस्तों? 52 से लेकर के 62 तक। पकानी, कोका, द्वियोदशम आप याद रख लीजिए और एक दो बार लिख करके प्रैक्टिस कर लीजिए। आपको ये राष्ट्रपति आप बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। अभी हम लोग का भारत का राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? अभी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति है, ठीक है। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू भारत की अभी राष्ट्रपति है। ये तो अभी ये दोस्तों राष्ट्रपति का पद आपको समझ में आ गया। वो कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन का कार्यपालिका प्रधान होता है दोस्तों। उसके बाद इसका निर्वाचन कैसे होता है ये भी बता दिए हैं दोस्तों। उसके बाद कोटा क्या होता है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। कार्यकाल कितने साल का होता है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। दोबारा निर्वाचन, हाँ, एक राष्ट्रपति दोबारा भी निर्वाचित हो सकता है। योग्यता क्या क्या होनी चाहिए ये भी आपको पता चल गया होगा दोस्तों। कौन कौन से दशा में वो बन सकता है, कौन कौन से दशा में नहीं बन सकता है ये भी आपको पता चल गया होगा दोस्तों। उसको शपथ कौन दिलाता है ये, उसके बाद महाभियोग कैसे लगता है और पद रिक्त कैसे होता है, ये सब जानकारी आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा भारत के राष्ट्रपति के बारे में। थैंक यू दोस्तों।